Hello children, welcome to MBN's Academy. Today I'll explain the next poem Fire and Ice of class 10th by Robert Frost. Now coming to the poem Fire and Ice, it is written by Robert Frost. I have already given you a brief introduction of Robert Frost in the previous poem Dust of Snow, and this particular poem Fire and Ice was written by him in 1920, and he was probably inspired by Inferno Canto 32, which was the first part of Dante's epic poem Divine Comedy. And the Inferno tells actually about the journey of Dante through hell. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ये पोएम फायर एंड आइस उन्होंने लिखा था 1920 में, एंड वो प्रेरित हो गए थे कुछ बुक पढ़ के, मतलब एक महाकाव्य था, एक एपिक पोएम था डिवाइन कॉमेडी जो डांटे का था, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इन्फर्नो, वो बुक पढ़ के वो इंस्पायर हो गए थे, क्योंकि उस बुक में एक्चुअली जर्नी डांटे का जर्नी है थ्रू हेल, नरक में वो कैसे जा रहे हैं, उनके जर्नी का पाथ बताया गया है। और बाकी इस पोएम का देखा जाएंगे तो इसमें ये बताया है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बच्चे, आपको पता ही है कि हम लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि पता नहीं इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, कब होगा, किस चीज़ से होगा, ऐसे डाउट्स तो हमारे माइंड में होते रहते हैं। पोएट के माइंड में भी ऐसे ही एक डाउट आया था, और वो बोल रहे हैं कि द पोएट यही बता रहे हैं कि द वर्ल्ड कैन एंड ओनली बाय टू वेज और टू थिंग्स, दैट इज़ वन इज़ फायर एंड द अदर इज़ आइस। एक तो आग हो सकते हैं और दूसरा बर्फ़। और आपको पता ही है कि सन का टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहे हैं, या जब हॉटर एंड हॉटर हो जाते हैं तो टेम्परेचर तो डेफिनेटली इंक्रीज़ करते हैं, and then the living things will not be able to survive in the high temperature, and so that will be definitely the end of the world. Similarly, if something opposite happens, if the temperature decreases, temperature अगर कम होते जा रहे हैं दिन बर दिन, तो सारी चीज़ें वाटर या जो भी लिक्विड फॉर्म में है सारे फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर फ्रोजन फॉर्म में भी लाइफ जीना मुश्किल होता है, एंड देन दैट टू विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर पोएट फायर एंड आइस में जो पोएम है वो एक्चुअली इट इज़ अ सिम्बॉलिक वन। इसमें फायर और आइस दोनों सिंबल्स हैं, और लेकिन छोटे पोएम होने के बावजूद ये जो मैसेज या ये जो रीडर को थिंक करने के लिए जो चीज़ देता है वो तो बहुत बढ़िया बात है, एंड इट मेक्स अस टू थिंक मोर अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी लेट मी रीड द पोएम. Now look at the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now coming to the second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. सो फर्स्ट स्टैंजा का देख लेते हैं हम लोग. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. See, everyone knows that the world will end at some time, but no one knows how it will be ending. The poet says that some people believe that the world will end in fire. कुछ लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर से होगा. Some say in ice, whereas some other people say that the end of the world would be इन आइस की वजह से होगा. सो यहाँ पर फायर का जो सिंबल है इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ ह्यूमन डिज़ायर. हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छा के बारे में बताया है. फायर का सिंबल वही है, मनुष्य की इच्छा, विच इज़ अ पैशन. वो तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है. जब तक हम किसी चीज़ को पाते नहीं हैं तब तक हम उनके पीछे रात दिन मेहनत करते रहते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम लगे रहते हैं. सो इसलिए यहाँ पर फायर इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ डिज़ायर, एंड आइस इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ हेट्रेड. आइस जो है घृणा का सिंबल है, जो कैसे आते हैं, प्योर रीज़न से आते हैं, जो अपनी बुद्धि से आते हैं. और आगे देख लीजिए. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट
ये बताते हैं कि सी आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विथ फायरी डिज़ायर्स। तो मेरे जो लाइफ है उसमें बहुत सारी बर्निंग डिज़ायर्स होते थे, और इसलिए मुझे लग रहे हैं कि द वर्ल्ड विल डेफिनेटली एंड बिकॉज ऑफ फायर। सो he concludes that passage by saying that I also have the same opinion with the people who say that the world will end in fire. Now coming to the second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But if it had to perish twice, मतलब अगर वर्ल्ड का एंड परिश करना 2 टाइम्स, ट्वाइस 2 टाइम्स होते हैं, तो मुझे लग रहे हैं कि देन आइस वुड ऑल्सो बी एज गुड एज फायर। यहाँ पर आइस जो है इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ hatred, and this can also sufficiently bring an end to the world. यहाँ आइस को पोएट ने किस चीज़ के लिए किस चीज़ का सिंबल बताया है? हेट्रेड का। और जिस तरह फायर को वर्ल्ड का एंड करने का ताकत होता है, वैसे ही ताकत आइस को भी है। यही पोएट कंक्लूड करते हैं। मतलब ही वांट्स टू कंक्लूड दैट फायर एंड आइस बोथ ऑफ देम हैव the equal power to put the world to an end. Now बस यही डिफरेंस होगा कि फायर वुड लीड टू अ स्पीडी डिस्ट्रक्शन एंड आइस वुड लीड टू अ साइलेंट डिस्ट्रक्शन। फायर से जो भी डिस्ट्रक्ट होगा वो बहुत जल्दी होता है, और आइस से जो डिस्ट्रक्ट होता है वो दैट विल बी अ साइलेंट डिस्ट्रक्शन। फायर तो आपको पता है कि 1 मिनट में सब कुछ भस्म कर लेते हैं, लेकिन आइस है ना, मेल्ट होते वो टाइम लगता है, इसलिए उनका जो डिस्ट्रक्शन है इट विल बी without any noise, it will be done silently and slowly. So thus there ends the poem. Now the main philosophy that the poet wants to share with us is that if we let our emotions rule us, then it will definitely lead to destructions. अगर हम अपने emotions को छोड़ दें, जैसे desires होते हैं या hatred जैसे जो भी हमारे emotions हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो हमारे ऊपर बैठ के रोल करेंगे। सो द पोएम ऑल्सो हैज़ एन अंडरलाइंग मैसेज दैट वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे ऐसे लगते हैं हमें कि हम हमारे लाइफ मतलब कहीं भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई डिस्ट्रक्शन ना आ जाए, ताकि हमारे इमोशंस कभी भी हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। Okay, so that is the summary of the poem. Now coming to the rhyme scheme of the poem. Now first stanza का rhyme scheme आप देख लीजिए। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है फायर, देन थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है डिज़ायर, देन अगेन फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड जो है फायर। सो एंड सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ice. So the rhyme scheme of the first stanza will be A B A A. And coming to the second stanza आप देख लीजिए। last word of the first sentence in the second stanza, उसमें देख लीजिए twice, then third line has ice, then fifth line has suffice, and the second line it has hate, 8 sound, and the fourth line also has great, 8 sound. So the rhyme scheme of that particular stanza will be BC BC B. So that is a rhyme scheme. Then now talking about the literary devices used in the poem, you may be getting a question on literary devices too, a 1 mark question or so. And in the first line, let us see the literary device used. Some say the world will end in fire. World will देखा है आपने उसमें world will. There is a repetition of consonant sound. ऐसे जब भी consonants का repetition होता है तो उसको हम alliteration बोलते हैं। Similarly in the fourth line of that same stanza आप देख लीजिए, I hold with those who favor fire। देखो वहाँ भी repetition of consonant sound होते हैं f, so वहाँ पर भी alliteration है। Then
In the same passage, you can also see imagery. Imagery, what do you mean by imagery? It is also a literary device. It is used to perceive things using the five senses. Five senses को लेकर के चीज़ों को मानना, जैसे हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट, टच, साइट, स्मेल, साउंड एट्सेट्रा. सो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट टू लाइन्स है फर्स्ट स्टैंजा का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यहाँ पर फायर, इट मेक्स द रीडर थिंक दैट फायर इज़ हॉट. फायर के नाम सुनते ही हमें वही हॉट का एक फीलिंग आते हैं. एंड सिमिलरली द सेकेंड लाइन, इफ व्हेन यू सी द वर्ड आइस, इट इज़ समथिंग हॉरिबल, इट हैज़ द फीलिंग ऑफ समथिंग हॉरिबल. सो ऐसे विजुअल इमेजेस जो हैं यूज़ करते हैं. यहाँ पर एक्चुअली इमेजरी में भी विजुअल इमेज यूज़ किया हुआ है. सो देन there is one more literary device in the same passage, that is coming to the fourth line of that same stanza. अब देख लीजिए, I hold with those who favor fire. Hold with those, hold with those. देखो उसमें repetition of vowel sound o का repetition हो रहा है. So ऐसे जगह जहाँ पर है ना वावल साउंड का रेपिटेशन होता है तो उसे बोलते हैं एसोनेंस. इट इज़ अ डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस नोन एज एसोनेंस. देन यहाँ पर पूरे पोएम में तो हम देखते हैं कि एक पर्सोनिफिकेशन भी है. पर्सोनिफिकेशन इन द सेंस द पोएट यहाँ पर फायर और आइस को पर्सोनिफाई करते हैं. मतलब ये फायर और आइस एक्चुअली दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, so but they are given human emotions of desire and hatred. फायर को डिज़ायर बताया गया है और आइस को हेट्रेड बताया गया है. ऐसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दिए हैं जिसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. पर्सोनिफिकेशन वही है जिसमें ह्यूमन क्वालिटी हैज़ बिन गिवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. जो नॉन लिविंग थिंग हैं उनको किसी ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी से कंपेयर किया होता है. ठीक है, तो यही है लेसन. So there we come to the end of that particular poem. Hope you have understood the poem. Thank you for watching the video. If you have liked the content, please do subscribe the channel and share it with your friends. And children, if you have any doubts, please be free enough to ask in the comment section. Thank you and have a wonderful day.